वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के सोल्यूशन डिस्कस करूंगी CSA नेट एग्जाम के जून 2024 के। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पार्ट बी में आया था 3 मार्क्स में, और 2 क्वेश्चंस हमारे आए थे पार्ट सी में 4.75 मार्क्स के। पार्ट बी में जो क्वेश्चन आया था वो हमारा फॉरवर्ड आइलर मेथड पे आया था। पार्ट सी में जो 2 क्वेश्चंस आए थे वो हमारा एक गॉस सीडल मेथड पे आया था, एक हमारा इंटरपोलेशन पे था। टोटल वेटेज थी 12.5 मार्क्स। सो एक एक करके अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट बी का डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? इफ द वैल्यू ऑफ द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y dash x equal to x into yx plus 1, x belongs to real numbers, and y0 is equals to beta at x equal to 0.2 using the forward Euler method with step size 0.1 is 1.02, then the value of beta is option 1 0, option 2 -1, option 3 2, option 4 1। तो सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास जनरल फॉर्म में किस तरीके से दी जाती है? y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स वाई क्या है? x मल्टीप्लाइड विद y प्लस 1। एक्स नॉट कितना है? 0 एंड y नॉट इज बीटा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी हुई है y0 इज इक्वल्स टू बीटा। फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 0.2 यूजिंग द फॉरवर्ड आइलर मेथड विद स्टेप साइज 0.1 इज 1.02। अब ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमारा क्या होता है? y होता है। y की वैल्यू दी हुई है एट x इक्वल टू 0.2। So at x equal to 0.2, y is equals to 1.02. This means y at 0.2 is equals to 1.02 और स्टेप साइज हमें दिया हुआ है 0.1। स्टेप साइज हमारा क्या होता है? स्टेप साइज इज h is equals to 0.1। बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हमारा फॉरवर्ड आइलर मेथड होता है और जो आइलर मेथड है वो हमारा सेम वर्क करता है। सो आइलर मेथड हमारा क्या होता है? आइलर मेथड में हमारे पास होता है yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h f xn कॉमा yn। Here n is from 0 1 2 and so on. So for n equal to 0, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास आ रहा है y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 कॉमा y0। अब मेरे पास y0 की वैल्यू क्या थी? बीटा थी। h कितना था? 0.1। f x0 comma y0, x0 was 0 and y0 was beta. So this is equal to beta plus 0.1 और फंक्शन हमारे पास था x मल्टीप्लाइड विद y प्लस 1। अब x0 यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं तो 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू बीटा। स्टेप साइज हमारा था 0.1। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है? y1 क्या होता है? y 0.1। दिस इज बीटा। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर n इक्वल टू 1। सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? y 0.2 जो कि हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है जो कि है 1.02। सो इसका यूज करते हुए हम बीटा की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। सो फॉर n इक्वल टू 1 इट विल बी y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h f x1 comma y1। So y1 we have calculated as beta plus step size was 0.1 f x1 comma y1
अब ये x1 कैसे निकाला जाता है? x1 इज x नॉट प्लस h. x नॉट हमारा 0, h हमारा 0.1. सो x1 इज 0.1. सो 0.1 कॉमा y1 इज बीटा. और fxy मेरे पास क्या था? x इंटू वाई प्लस 1. सो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं. बीटा प्लस 0.1, 0.1 multiplied with beta plus 1. So beta plus 0.1, 0.1 beta plus 0.1. So beta plus 0.01 beta plus 0.01. अब y2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है. y2 मेरा क्या है? y2 इज y 0.2 जिसकी वैल्यू है 1.02. So this means 1.02 is equals to beta plus 0.01 beta plus 0.01. So 0.01 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं. 1.02 माइनस 0.01 इक्वल टू 1.01 बीटा. सो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 इक्वल टू 1.01 बीटा. सो फ्रॉम हेयर बीटा इज इक्वल्स टू 1. सो बीटा की हमारी क्या वैल्यू आ गई है? 1. अब ऑप्शन जाके चेक करते हैं. सो यहाँ से मेरा करेक्ट आ रहा है ऑप्शन 4. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन 2 हमारा पार्ट सी में आया था. 4.75 मार्क्स वेटेज थी. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल 2x2 matrices A such that the iterative sequence generated by the Gauss-Seidel method applied to the system of linear equations A x1 x2 equal to 2 3 converges for every initial guess. Then which of the following statements are true? First option is 5 8 1 2 ये मैट्रिक्स S को बिलोंग करता है. 3 2 1 2 ये मैट्रिक्स S को बिलोंग करता है. -3 1 2 3 ये मैट्रिक्स S को बिलोंग करता है. 2 2 4 3 ये मैट्रिक्स S को बिलोंग करता है. अब हमने चेक करना है. सो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि S के अंदर 2x2 मैट्रिसेस हैं जो कि गॉस सीडल मेथड के लिए कन्वर्ज करते हैं. अब वो कन्वर्ज कब करते हैं उसके लिए हमारी दो थ्योरम्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहले उन्हें डिस्कस करते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं वापस से. सो हमारा सिस्टम किस टाइप का दिखता है? ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का. सो फॉर द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, if matrix A is strictly diagonally dominant, then Jacobi's method and Gauss-Seidel method converges for any initial approximation. सो थ्योरम क्या कहता है? हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ए एक्स इक्वल टू बी. अगर हमारा मैट्रिक्स ए स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है तो हमारा गॉस सीडल मेथड कन्वर्ज करेगा किसी भी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए. और हमारा दूसरा थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 2 इज अ नेसेसरी एंड sufficient condition for convergence of an iterative method of the form x k plus 1 equal to h x k plus c is that the eigenvalues किसकी?
आइट्रेशन मैट्रिक्स की, आइट्रेशन मैट्रिक्स मेरा ये H मैट्रिक्स होता है. आइगन वैल्यूज ऑफ द आइट्रेशन मैट्रिक्स satisfy mod lambda I H is less than 1. हम क्या कहना चाहते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन आइट्रेटिव मेथड, कि जो हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें जो हमारा ये आइट्रेशन मैट्रिक्स है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज निकल के आती हैं, उसका जब हम मॉड ले, इट शुड बी लेस देन 1 एंड आई इज फ्रॉम 1 2 एंड टिल n, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वहां तक. सो एक एक करके हम पहले थ्योरम 1 अप्लाई करके ऑप्शंस को चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 8 1 2. सो डायगोनली डोमिनेंट हमने देखना है, तो मॉड ऑफ 5, क्लियरली दिस इज नॉट ग्रेटर देन 8, मॉड 2 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन मॉड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8. सो दिस मीन्स दैट द मैट्रिक्स इज नॉट strictly diagonally dominant. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड में है 3 2 1 2. सो मॉड ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 2, मॉड 2 इज ग्रेटर देन 1. तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है यहाँ पे. और हमारा अगर मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो हमारा मेथड क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. सो ऑप्शन 2 करेक्ट है. अभी ऑप्शन 1 पे हम फिर से आएंगे, थ्योरम 2 अप्लाई करके चेक करेंगे कि कन्वर्जेंस आ रही है या नहीं आ रही है. ऑप्शन 3 -3 1 2 3. Here also clearly mod of -3 is greater than 1, mod of 3 is greater than 2. So matrix is strictly diagonally dominant. So ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर में आएगा. ऑप्शन 4 में हमारे पास है 2 2 4 3. Mod of 2 is not greater than 2, mod 3 is not greater than 4. So this means that matrix is not strictly diagonally dominant. सो अब क्या करते हैं, ऑप्शन 1 और 4 पे हम थ्योरम नंबर 2 को अप्लाई करते हैं. सो ऑप्शन 1 पे हम फिर से आते हैं. ऑप्शन 1 में हमारे पास था 5 8 1 2. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइट्रेशन मैट्रिक्स बनाना है. सो मुझे पता है कि मैट्रिक्स ए को मैं लिख सकती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, 5 0 0 2. Lower triangular matrix will be 0 0 1 0 and upper triangular matrix will be 0 8 0 0. and जो हमारा आइट्रेशन मैट्रिक्स होता है वो गॉस सीडल मेथड में हमारा होता है -d+l इनवर्स u. सो सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करते हैं -d+l. d+l करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 0 1 2. इसका इन्वर्स लेना है और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ करना है. पहले इसका इन्वर्स देखते हैं. इसका इन्वर्स आएगा -1/10 2 -1 0 5 ट्रांसपोज 0 8 0 0. सो दिस विल बिकम -1/10 ट्रांसपोज लिया तो 2 -1 0 5 0 8 0 0. अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/10 0 0 16 -8. So this is 0 0 -8/5 and 4/5. क्लियरली हमें पता है कि जब भी हमारा कोई भी एक रो या एक कॉलम
जीरो के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे एक आइगन वैल्यू हमारी जीरो कंफर्म होती है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस h इज जीरो एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो डिटर्मिनेंट को जीरो आना है तो इसमें हमारा एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो होगा। सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज जीरो एंड दूसरी हम ट्रेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल्स टू ट्रेस। ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच इज 4/5. So lambda 2 is 4/5. So mod of lambda 1 is less than 0. Sorry, mod of lambda 1 is less than 1. Mod of lambda 2 is less than 4/5. So by second theorem यहाँ पे हमारा method converge कर रहा है. So this means that Gauss-Seidel iteration method converges. So इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. अब ऑप्शन 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं. ये हमारा 2 2 4 3 आइटरेशन मैट्रिक्स है माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू. सो यहाँ पे मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3, रेस्ट आर 0. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 4 0 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 2 0 0. सो एच विल बी माइनस डी प्लस एल. सो 2 0 4 3 इसका इनवर्स और फिर इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस 1/6 3 2 4 0 transpose 0 2 0 0. So this is equal to minus 1/6 3 minus 4 0 2 0 2 0 0. अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर देते हैं. 0 6 0 एंड -8. सो ये बन जाएगा 0 0 -1 एंड 4/3. अगेन एक आइगन वैल्यू तो मेरी 0 आ रही है. सो मॉड ऑफ लैम्डा 1 इज लेस देन 1. दूसरी क्या आ जाएगी मेरी? दूसरी आ जाएगी 4/3. यहाँ पे देखिए तो मॉड ऑफ लैम्डा 2 4/3 इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे हमारा गॉस-सीडल मेथड कन्वर्ज नहीं करेगा. दिस मीन दैट गॉस-सीडल मेथड डज नॉट कन्वर्ज. सो यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या क्या बन जाएंगे? आंसर हमारे बनेंगे ऑप्शंस 1 2 एंड 3. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी में आया था. 4.75 मार्क्स वेटेज थी. ये हमारा इंटरपोलेशन टॉपिक से आया था. लेट gx be the polynomial of degree at most 4 that interpolates the data. ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है. If g4 is equals to 5 then which of the following statements are true. हमें क्या क्या बताना है यहाँ पे? c की वैल्यू बतानी है और ये बताना है कि अगर मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो g की वैल्यू 6 मिलेगी, या फिर अगर x की वैल्यू 1 रखी तो g की वैल्यू 14 मिलेगी. सो सोल्यूशन देखते हैं. इसे हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड से करेंगे. हमारे पास डेटा है x y. x हमारा है -1, उस पे y की वैल्यू -30, फिर 0, उस पे y की वैल्यू 1. अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y c है. अब c हमारा अननोन है तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे. फिलहाल के लिए यहाँ पे g4 इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू 4 ले लो और y की वैल्यू 5 ले लो. तो उसके अकॉर्डिंगली 3 10 4 5 एंड लास्ट था 6 19. सो इससे अब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विल बी 1 माइनस -30 बाय 0 माइनस -1. सो दिस विल बी 31. फिर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0. सो दिस विल बी 9/3 की वैल्यू मेरी आ गई 3. फिर 5 माइनस 10 बाय 4 माइनस 3 दिस इज -5. 19 minus 5 by 6 minus 4 this will be 14/2 7. फिर निकालते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. इट विल बी
-3 प्लस 1 क्या आएगा -28/4, ये वैल्यू आ गई -7। फिर -5 - 3/4 -0, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी -2। फिर 7 + 5/6 -3, दिस इज 2। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इट विल बी -2 + 7/4 + 1, this is 1, and this will be 2 + 2, यहाँ पे 12/3 है ना, ये वैल्यू 4 आएगी। सो ये वैल्यू 4 हुई तो ये हो जाएगा 4 + 2/6, so this is 1, and then fourth divided difference will be 1 - 1 by 6 + 1, so this will be 0। सो इसके अकॉर्डिंगली अब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, gx = gx0 + x - x0 f डैश, जो कि हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, प्लस x - x0 इंटू x - x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x - x0 x - x1 इंटू x - x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x - x0 x - x1 x - x2 इंटू x - x3, फिर हमारा फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। सो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा है x0 x1 x2 x3 और ये x4। सो दिस विल बी gx0 मतलब g - 1, ये वैल्यू है -30। सो -30 प्लस x + 1, क्योंकि x0 मेरा -1 था। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इट इज़ 31 प्लस x + 1 इंटू x इंटू -7 प्लस x + 1 इंटू x इंटू x - 3 इंटू 1। अब ये जो फोर डिवाइडेड डिफरेंस था ये 0 था, इसलिए हम इसे नहीं लिख रहे। ठीक है, अब इसे यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि x = 2 पे y is c, दिस मीन्स g2 = c। अब इसकी हेल्प से मुझे c की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हर जगह आप x की जगह पर 2 पुट कर दो। सो -30 प्लस 3 इंटू 31 प्लस 2 + 1 3 इंटू 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू c। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन है, -30 प्लस 93 -42 -6 इक्वल टू c। So this will be 93 minus 78 equal to C. So C की वैल्यू कितनी आ गई 15। सो ऑप्शन जाके हमने चेक करे तो C की वैल्यू 15 हमारी ऑप्शन 4 में है। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर फर्दर हमें क्या पूछा हुआ है, G की वैल्यू 1 पे और 5 पे निकालनी है। सो G की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी और 5 पे कितनी आएगी। सो G की वैल्यू 1 पे x की जगह 1 पुट करते हैं, -30 प्लस 2 इंटू 31 प्लस 2 इंटू -7 प्लस 2 इंटू -2। सो दिस विल बी -30 प्लस 62 -14 -4। सो ये कैलकुलेशन करके हमारा 14 आ जाएगा। इसी तरीके से x = 5 पुट करके करते हैं जी एक्स के अंदर, तो ये बनेगा -30 प्लस 6 इंटू 31 प्लस 6 इंटू 5 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 2। सो दिस विल बी -30 प्लस 186 माइनस 210 प्लस 60। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 246 माइनस 240, तो ये आ रहा है 6। सो G1 14 आया, G5 6 आया, G1 14 G5 6, तो ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या बन रहे हैं, ऑप्शन 2 3 एंड 4।
सो मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के और भी सोल्यूशंस डाल रखे हैं CSI नेट एग्जाम के, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।